प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केपी कॉलेज के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हरकिरत सिंह आज फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए ह्यूमन ज्योग्राफी, और हम चल रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के एक पार्ट ऑफ जो उसकी एक शाखा है आर्थिक भूगोल पर, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर चल रहे हैं। और इसी बीच हमने जो है 6th लेसन को चूज किया है। अभी हम 6th लेसन में पहुंच चुके हैं 12th क्लास की अगर हम बात करें तो। और इस चैप्टर के अंदर हमने तृतीय क्रियाकलापों के बारे में चर्चा की कि तृतीय क्रियाकलाप के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं, कौन कौन से उद्योग या कौन कौन सी सेवाएं जो है इसके अंदर आती हैं। तो हमने जाना कि जो तृतीय सेक्टर होता है उसको सेवा सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें अधिकतर जो लेन देन होगा ना, वो लेन देन हमें सामने दिखाई नहीं देता, यानी उसे हम अपने हाथ में उठा नहीं सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे वस्तु नहीं मिलती है, हमें पैसे के बदले में यहाँ पे सेवाएं दी जाती हैं। वो सेवाएं बीमा हो सकता है, वो सेवाएं परिवहन हो सकती हैं, वे सेवाएं टीचिंग हो सकती है, पढ़ाना, आपको पढ़ाया जा रहा है, आपसे उसके बदले में पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, सेवा सेक्टर है। तो इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले हमने बात की कि तृतीय सेक्टर के अंदर सबसे पहले व्यापार एवं वाणिज्य आता है। तो व्यापार वाणिज्य के अंदर हमने देखा कि थोक व्यापार किसे कहते हैं, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। उसके बाद में संचार की बात आती है, तो परिवहन के जितने भी साधन हैं वे भी संचार के भी माध्यम हैं। और उसके अलावा भी आप दूरभाष, जितने मोबाइल वगैरह, इंटरनेट, ये सब क्या है, ये संचार का माध्यम है। और ये संचार, ये जो अपन रिचार्ज करवाते हैं ना दूसरे से बात करने के लिए, मोबाइल में जो रिचार्ज करवाया जाता है, अब आपको बदले में कोई वस्तु नहीं मिल रही है, वो आपको सेवाएं दी जा रही हैं। तो वो कौन सी सेवाएं हैं, वो संचार से संबंधित सेवाएं हैं। हम इस टॉपिक के अंदर तीसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं जिसका नाम सेवाएं ही है। पहला टॉपिक जो इसमें आया था वो था व्यापार एवं वाणिज्य, दूसरा टॉपिक जो हमारे पास में आया वो आया परिवहन, तीसरा संचार, और ये हमारे पास में है सेवाएं। तो अब हम वास्तव में सेवाएं देखते हैं और कौन कौन सी सेवाएं इसके अंदर बची हुई है। तो सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, कुछ लोगों को, और कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को चलाती हैं। जैसे परिवहन तंत्र, जो परिवहन तंत्र है ये एक ऐसी सेवा है जो उद्योग, यानी कच्चे माल लाने के लिए भी हमें ट्रैक्टर की हमें आवश्यकता होगी, या हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी हमें उसकी आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परिवहन तंत्र है ना, ये किस प्रकार की सेवा है, ये उद्योगों को भी चलाती है और लोगों को भी, यानी यात्रियों को भी चलाती है। यात्री सेवा भी देती है, माल सेवा भी देती है। तो कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो केवल लोगों को ही मिलेंगी, ठीक है। जैसे पंसारी की दुकान है, ठीक है। निम्न स्तरीय सेवाएं क्या कौन सी होती हैं, पंसारी की दुकान, धोबी घाट। उच्च स्तरीय सेवाएं कौन सी होती हैं, उच्च स्तरीय सेवाओं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता और काय चिकित्सक जैसी अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत होती है। तो कहने का मतलब जो है, निम्न स्तरीय सेवाओं में क्या हो जाती है, जो लोकल अपन डिस्कस करते हैं, किसी छोटे डॉक्टर से जाकर के मिलेंगे या किसी टीचर से जाकर के मिलेंगे तो वो निम्न स्तरीय सेवाएं देगा। और अगर हम प्रिंसिपल से जाकर के मिलेंगे या एक स्पेशलिस्ट से जाकर के मिलेंगे तो वो क्या है, उच्च स्तरीय, एक विशिष्टीकृत, यानी उसमें शोध करता है वो, तो इसीलिए वो हमें उच्च सेवाएं प्रदान करेगा। अब सेवाएं जैसे जैसे उच्च होंगी तो उसका जो मूल्य है वो भी बढ़ेगा। और सेवाओं का मूल्य कैसे बढ़ता है, सेवाओं का मूल्य अनुभव के साथ बढ़ता है, विशिष्टीकृत के साथ में बढ़ता है, कुशलता के साथ बढ़ता है। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं। भुगतान कर सकने वाले व्यक्तियों को, ध्यान रखिएगा, जो भुगतान कर सकने वाला है उसी को ही सेवाएं मिलती हैं। जो पैसा नहीं दे सकता उसको सेवा नहीं मिलती, यानी फ्री की सेवा नहीं है। आइए बस समझे, माली पैसे लेगा, ये भी धोबी, नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। ये कैसे करते हैं, शारीरिक श्रम, ये मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो शारीरिक श्रम नहीं करेंगे और वो सेवा का काम करेंगे, यानी कि कोई सलाहकार जो होता है उसको सलाह देने के ही पैसे मिलते हैं। कोई ऐसा होता है जिसको केवल और केवल सोचने के ही पैसे दिए जाते हैं,
तो एक ने तो पूरा मेहनत की, श्रम किया, ठीक है, शारीरिक श्रम किया, बाल काटे, वस्त्र धोए, ठीक है, और इस माली ने क्या किया, अभी बागीचे को संभाला, तो ये शारीरिक श्रम इसमें रहेगा। अब जैसे अध्यापक है, वकील है, चिकित्सक है, संगीतकार है और अन्य, ये सब क्या करते हैं, मानसिक श्रम करते हैं। ये सब मानसिक श्रम करते हैं, अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और वहाँ से आपको अपना अनुभव जो है वो शेयर करते हैं। अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई हैं, बहुत सी सेवाएं नियमित होगी जो नियमित लगातार मिलती जा रही हैं, ठीक है। अब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन रोजाना चाहिए। आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप बाइक के बिना नहीं निकलते, साइकिल के बिना भी नहीं निकलते, पैदल तो निकलता कोई नहीं है, तो यानी ये सब क्या है, परिवहन के माध्यम है। तो हमें सेवा की आवश्यकता है, हर तरफ हमें सेवा की आवश्यकता है। आपको किसी को कॉल भी करना है, घर पे बुलाना है, तो हमें सेवा के लिए तैयार रहना होता है। तो अनेक सेवाएं क्या हो चुकी हैं, नियमित हो चुकी हैं। महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण और अनुरक्षण जो होते हैं, अग्निशमन विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है। ये सब सेवाएं जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण, जो जितने भी पुल वगैरह बनाए जाते हैं, बड़े बड़े मार्ग बनाए जाते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जल्दी सुगमता हो सके, जल्दी पहुंचा जा सके। तो ये सब जो सेवाएं हैं ये नियमित हो चुकी हैं। अब हर जगह पे ये बनने शुरू हो चुके हैं। हर जगह पर जो छोटा मार्ग था उसको बड़ा मार्ग किया जा रहा है, यानी महामार्ग किया जा रहा है, अपने आप में उसको बड़ा किया जा रहा है। राज्य और संघ विधान है, इन्होंने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए निगमों की स्थापना की है। तो देखो, राज्य ने भी अपने अपने परिवहन विभाग, ठीक है, दूरसंचार विभाग, ऊर्जा विभाग, इस प्रकार से राज्य ने भी बना रखे हैं और संघ ने भी बना रखे हैं। क्योंकि देखो, अगर हम सेवा सेक्टर में अपने आप को बढ़ाते हैं ना, सेवा सेक्टर को हम जितना आगे बढ़ाएंगे, हमारा देश उतना ही विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होगा। तो इसीलिए आपको अधिक से अधिक कौन से सेक्टर में काम करना है, सेवा सेक्टर में काम करना है। सेवा सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर आपका शारीरिक श्रम बहुत ही कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। यानी आपको बिजनेस करना है, सीधी सी बात है, आपको बिजनेस माइंड लेकर के चलना है। अगर अपने यहाँ पे देश में बिजनेस माइंड सबसे ज़्यादा रहेगा तो वो देश जो है वो बहुत जल्दी विकसित देश की श्रृंखला में आ जाएगा। स्वास्थ्य की देखभाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान समय में स्वास्थ्य की देखभाल करना बहुत जरूरी है। भले आप किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है। अभियांत्रिकी, विधि और प्रबंधन व्यावसायिक सेवाएं हैं। मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। अब मनोरंजन कैसा वहाँ चलेगा या नहीं चलेगा। मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट की स्थिति, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र यानी CBD, सेंट्रल बिजनेस जो एरिया होता है ना, तो वहाँ पर क्या है, CBD, इसको CBD कहते हैं, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र को, के अंदर अथवा निकट हो सकती है। जबकि गोल्फ कोर्स ऐसे स्थान पर बनाया जाएगा जहां भूमि की लागत CBD की अपेक्षा कम होगी। यानी कि अब जो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र होते हैं ना, आप देखोगे किसी भी, आप जितने भी पार्क वगैरह देखते हैं वो कभी भी व्यापारिक क्षेत्र में नहीं होते, भी व्यापारिक क्षेत्र में नहीं होते, वो पब्लिक क्षेत्र में अंदर होते हैं या रेजिडेंशियल एरिया में होते हैं या फिर खुले मैदानों में होते हैं। तो ये इसीलिए रखा जाता है क्योंकि देखो उसकी आवश्यकता वहाँ पर है। उद्योगों के पास में एक पार्क होना, एक खेल मैदान होना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वहाँ पर कोई जाएगा भी नहीं तो वो चलेगा नहीं। तो इसीलिए क्या है, जो मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट होते हैं ये तो केंद्रीय व्यापार बिंदु के पास में होने जरूरी है, क्योंकि जहाँ हर किसी को आना है सामान लेने के लिए, तो अगर हर कोई सामान लेने के लिए आएगा तो वो रेस्टोरेंट पे मल्टीप्लेक्स में जाएगा ही जाएगा। तो इस तरीके से आजकल आप देखते हैं तो ये जितने भी मल्टीप्लेक्स, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, हर गली गली में खुले हुए हैं। जहाँ पर ज़्यादा बड़ा बाजार है वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में है, और जहाँ बाजार नहीं है तो वहाँ बहुत कम संख्या के अंदर होते हैं। दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों की व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। दैनिक जीवन में बहुत सारी सेवाएं हैं। आप देखते हैं सुबह से लेकर के शाम तक आप हर क्षेत्र में आप सेवा सेक्टर से गुजरते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह आपके घर पर अखबार आया, आपके घर पर दूध आया, आपके घर पर सब्जी आई, आपने दिन में
अमेजन से कपड़े मंगवा लिए, ठीक है, मीशो से सेल करवा ली। इस तरीके से ये जो सारे हैं, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इन सब पर क्या है, ये सब क्या है, सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ये डाक ऑर्डर कहलाते हैं इनको, अपने कल इसकी चर्चा की थी। तो इस प्रकार से कहने का मतलब क्या है, दैनिक जीवन में काम आने के लिए हम सेवाओं पर निर्भर करते हैं। हर व्यक्ति अब सेवा पर निर्भर करता है। घर से बाहर निकलेंगे, ऑटो पकड़ेंगे, तो ये सेवा सेक्टर हो गया। फिर कहीं पर अगर जाएंगे तो ये जो है, ये सुविधाएं जो बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो सारी बातें जितनी भी मैंने अभी तक आपको बोल दी, ये सारी की सारी बातें किस में आती हैं, सेवा सेक्टर यानी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं। देखो, ग्रामीण क्षेत्र से जो जाएगा वो कैसा होगा, अकुशल, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पास में कोई स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ये मजदूर है। जब ये वहाँ जाकर के मजदूरी करेगा, अगर किसी का घर बनवाने में उसकी हेल्प करेगा, तो वो निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, यानी कि वो द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आएगा। और अगर वो खुद वहाँ पर जाकर के अपनी एक दुकान डाल दे और दुकान डालने के बाद में पीछे से माल लेकर के आए और आगे ग्राहक को बेच दे, यानी एक मीडिएटर, बिचौलिया बन जाए, तो वो तृतीय सेक्टर के अंतर्गत गिना जाएगा। क्लियर। वे मोची बन गए, गृहपाल बन गए, यानी कि जो होमगार्ड होते हैं, खानसामा बन गए, खाना बनाने वाले, माली जैसे घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें कम भुगतान किया जाता है। कर्मियों का यह वर्ग असंगठित होता है। ये वर्ग कैसा होता है, अभी असंगठित वर्ग होता है, इनमें कोई संगठन, एक यूनियन नहीं होती है। ऐसा एक उदाहरण मुंबई की डब्बा वाला सेवा है। ऐसा देखो, मुंबई में डब्बा वाला, एक आपने देखा हो तो एक बड़ा सारा जो है बास्केट उठाते हैं सर पे, उसके अंदर बहुत सारे डिब्बे होते हैं, खाने वाले डिब्बे होते हैं। तो जितने भी टिफ़िन वाला जो सिस्टम है ना, जो पीजी सिस्टम जो है, जो घर से बाहर रहने वाले लोगों को जो खाना प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो क्या है, वो सेवा सेक्टर के अंतर्गत आता है, सेवा सेक्टर में। क्लियर। जो पूरे नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। तो डब्बा वाली सेवा जो है ये बहुत फेमस है मुंबई के अंतर्गत। चलिए इसके अलावा में आगे देखते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग कौन से हैं, कौन लोग हैं? आज अधिकांश लोग सेवाकर्मी हैं। प्रत्येक व्यक्ति आपको आज सेवाकर्मी मिलेगा। आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी किसी से भी अगर आप मिलोगे ना, तो आपको उसमें लगभग 80% जो लोग हैं वो आपको सेवाकर्मी मिलेंगे। और बड़े शहरों में चले जाओगे तो वहाँ पर आपको 90% जो है ऐसे लोग मिलेंगे जो तृतीय सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो शहरों के अंदर तृतीय सेक्टर बहुत प्रबल चल रहा है, लेकिन अभी तक ये ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों के अंतर्गत ये नहीं पहुंचा है। तो जब ये घर घर तक पहुंच जाएगा ना सेवा सेक्टर वाला काम, तो ये अपनी अर्थव्यवस्था जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था की ओर जाएगी। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती हैं, बिल्कुल। अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है, जबकि अल्प विकसित, देखिए, विकसित देशों में अधिकतर प्रतिशत और अल्प विकसित देशों में केवल 10% से भी कम लोग सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। अब जैसे यूएसए है, तो यूएसए का 75% जो लोग हैं, 75% से भी अधिक जो आबादी है वो सेवा सेक्टर में संलग्न है। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसमें रोजगार बढ़ता रहेगा, इसमें रोजगार की कोई कमी नहीं है। जबकि प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर में यह अपरिवर्तित है अथवा घट रही है। जो रोजगार की प्रवृत्ति है वो उसमें क्या हो रही है, घट रही है। लोग अपनी जो जैसे कृषक है, अब कृषि करता है तो पहले वो वहाँ पे 10 मजदूरों से काम करवाता था, अब वो क्या है, खुद ही काम करने लग गया। तो अब अगर खुद ही काम करेगा तो फिर 10 मजदूर जो है वो तो बेरोजगार हो गए। तो इस प्रकार से प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में क्या हो रहा है, ये घट रही है स्थिति, जबकि सेवा सेक्टर में क्या हो रही है, बढ़ रही है, तृतीय सेक्टर में बढ़ रही है। कुछ चयनित उदाहरण आपने बताने हैं या आपके सामने रखे जाएंगे, कुछ चयनित उदाहरण जो अपने सेवा सेक्टर के होंगे। जैसे देखिए पर्यटन। अब पर्यटन जो होता है, अब आपने कुछ नहीं किया, आपने अपने घर को या अपने किसी शहर को, गांव को, कस्बे को एक इस तरीके की लुक दे दी, कुछ अलग प्रकार का उसको डिज़ाइन दे दिया, या आपके वहाँ पर कोई पर्यटन स्थल था, आपने उसको निहारा, अच्छा किया, उसको मतलब कि
संस्कृति को जो बनाए रखने के लिए आपने उसका संरक्षण किया, तो लोगों के सामने वो चीज़ जाएगी, वो धीरे धीरे वहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने कोई भी एफर्ट नहीं लगाया, यानी आपने वहाँ पे कोई ज़्यादा खर्चा नहीं किया, आपने सिर्फ साफ सफाई की और लोग आना शुरू हुए। और धीरे धीरे जहाँ पर पर्यटन आते हैं तो उनके आसपास का जो क्षेत्र होता है, जो बाज़ार होता है, वहाँ पर दिनचर्या जो है वो बढ़ जाती है। दिनचर्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, ग्राहक बढ़ेगा तो उनके भी जो है सेल होती है। तो ये एक बहुत बढ़िया अच्छा सेक्टर है। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्य के लिए की जाती है। प्रमोद यानी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए की जाती है। पर्यटन जो है ना वो व्यापार के रूप में नहीं देखा जाता, उसमें क्या किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है, विज्ञापन दिए जाते हैं। कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व यानी सकल घरेलू उत्पाद का 40% पंजीकृत रोजगार, जितने भी पंजीकृत रोजगार हैं और कुल राजस्व की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा यानी कि 25 करोड़ का जो है तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। विश्व का ये सबसे बड़ा जो है क्रियाकलाप है। वर्तमान में आप देखेंगे कि हर कोई कहता है कि चलो उस पहाड़ी पर चलते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं, उदयपुर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, जोधपुर जाते हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि भी अब प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक जिले को, प्रत्येक शहर को क्या किया जा रहा है, पर्यटन की दृष्टि से उसको और अच्छा विकसित किया जा रहा है। क्योंकि लोगों के अंदर कौन सी प्रवृत्ति है, लोगों के अंदर व्यापार की नहीं, उनके अंदर प्रमोद की, अपनी एक मतलब कि मनोरंजन की एक इच्छा है उनके अंदर। वो चाहते हैं कि एक साइलेंटली माहौल मिले, ठीक है, शिमला जाएं, मनाली जाएं, लेह लद्दाख जाएं। तो इस प्रकार से लोग क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आप देखते होंगे कि यूट्यूब पर व्लॉगर्स हैं, वो कितना मतलब कि ट्रैवल करते हैं, सारा का सारा मतलब वो ट्रैवल जो है ना वो एक यात्रा। देखो पर्यटन क्या है, एक यात्रा है। बस आपने यात्रा करनी है, उस यात्रा से ही आप अर्निंग भी कर रहे हो, उस यात्रा से आप लोगों को रास्ते दिखा रहे हो कि कैसा रास्ता है, आप कैसे जा सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो और बदले में आप जो है अर्निंग कर रहे हो। तो ये क्या होगा, ये एक प्रकार की सेवा हो गई है। ये सेवा सेक्टर का बहुत बड़ा उदाहरण है। पर्यटन आज के क्षेत्र में पर्यटन बहुत बड़ा जो मार्केट है वो कैप्चर करता है। इनके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और विशेष दुकानें, देखो इनको भी बहुत फायदा होता है। आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और दुकानें जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। तो ये अपने कहीं पर भी कोई पर्यटन स्थल बनाएंगे तो आसपास के लोग जो है वहाँ पे जमा हो जाएंगे, कोई खाना देगा, कोई भोजन देगा, इस प्रकार से कोई परिवहन की सुविधा देगा, तो उनका भी रोजगार चलना शुरू हो जाएगा। पर्यटन अवसंचरण उद्योगों, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योगों, स्मारिका को पोषित करता है। क्या करता है, अवसंचरण उद्योगों को, फुटकर व्यापारों को, यानी कि आप देखते होंगे जहाँ पर भी आप जाएंगे, किसी भी पर्यटन स्थल के पास जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सी रेहड़ियाँ लगी हुई मिल जाएंगी, ठीक है ना। रेहड़ी वाले जो हैं उनको शिल्प उद्योगों, जितने भी शिल्प, हस्तशिल्प कलाएं जितनी भी होती हैं ना, वो पर्यटन क्षेत्रों के आसपास जो है वो दिखाई जाती हैं कि हाँ भी किस प्रकार से मिट्टी के घड़े बनते हैं, किस प्रकार से मिट्टी के जो है दिए बनते हैं। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं, ये विदेशी पर्यटन जो है उनको बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख करके। तो उन सब को क्या करती है, पर्यटन उन सबको पोषित करती है, यानी उनको पोषण प्रोवाइड करती है, उनका रोजगार चलाती है। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है, बिल्कुल ऋतुनिष्ठ होता है कुछ प्रदेश। यानी कि अगर हम शिमला वगैरह जाएंगे, ठंडे प्रदेशों में जाएंगे घूमने के लिए, तो हमें जून महीने के अंदर जाना होगा, मई जून में जाएंगे। अगर हम गर्म प्रदेश में जा रहे हैं, जैसे मरुस्थल में जा रहे हैं, रेगिस्तान में जा रहे हैं, मरु महोत्सव देखने के लिए जा रहे हैं जैसलमेर के अंदर, तो फिर हम जनवरी फरवरी में जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम सिरोही के अंदर जा रहे हैं, माउंट आबू में जा रहे हैं, तो लगभग हम सितंबर अक्टूबर के अंदर जो है वहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, ऋतुनिष्ठ होते हैं। अवकाश की अवधि इनकी होती है, अनुकूल दशाएं यहाँ पे अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है। जो अवकाश की जो अवधि होती है ना, वो अनुकूल मौसमी दशा पर निर्भर करती है कि वहाँ पे मौसम कैसा है। भले आपको अवकाश कभी भी हो, आपके पास छुट्टी मिल गई जून महीने में, तो आप जो है वो रेगिस्तान में नहीं जा सकते,
तो भले आप वहाँ पे कितना भी जाना चाहो तो अब आपको क्या है कहीं और जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऋतुनिष्ठ पर्यटन होते हैं, किंतु कई प्रदेश वर्ष पर्यंत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। साल भर वहाँ पे पर्यटन आते रहते हैं। अपने उदाहरण ले लो, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इस क्षेत्र में, जैसलमेर में साल भर जो है पर्यटन वो चलते रहते हैं। पर्यटक प्रदेश, अब पर्यटक प्रदेश कौन कौन से हैं तो देखिए जरा। भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कोशन स्थान यानी कि उष्ण के साथ में, देखो ठीक है ना, उष्ण यहाँ पे आना था, उष्ण स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट, ध्यान रखिएगा पश्चिमी तट, जो कि मुंबई से लेकर के ये अपने सूरत से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक जाएगा, जो पश्चिमी जो तट है ये विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से एक है। एक तो भूमध्य सागर का तट पूरा का पूरा, और एक दूसरा हमारे भारत का पश्चिमी तट जो है। अन्य में कौन से आते हैं, शीतकालीन खेल प्रदेश, जो शीतकालीन में अगर हम बात करें तो वहाँ पे खेल प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मनोहारी दृश्य भूमियाँ तथा यंत्र तंत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हैं। स्मारकों, विरासत स्थल, सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जो ऐतिहासिक है, हल्दी घाटी है, भले वहाँ पे आपको वर्तमान में कुछ ना मिले, लेकिन हल्दी घाटी एक इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए आप वहाँ जाना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि भी वहाँ मैं एक बार अपनी ज़िंदगी में एक बार कम से कम वहाँ जा कर के आऊँ, हल्दी घाटी जाके आऊँ, महाराणा प्रताप का स्मारक देख करके आऊँ, मेवाड़ की थर्मोपोली जाएँ, या अगर हम कुंभलगढ़ जाएँ। इस प्रकार से आपका मन करेगा कि भी हम एक बार तो कम से कम वहाँ पर जरूर जाएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं जो पर्यटक को लुभाती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पर्यटन सबसे बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है इस सेवा सेक्टर का, जिसमें लोग वर्तमान में धीरे धीरे एंटर करते जा रहे हैं। पर्यटन आकर्षण, अब देखो पर्यटन को आकर्षण कौन करता है, तो हमने लगभग बातें जो है वो डिस्कस तो हमने कर ली है। जलवायु आकर्षित करेगी, गर्म प्रदेशों में रहने वाला जो है वो ठंडे प्रदेशों में घूमने के लिए जाएगा, ठंडे प्रदेशों में रहने वाला गर्म प्रदेशों में घूमने के लिए जाएगा। साल भर इस तरीके से उनका रूटीन जो है वो चलता रहेगा। भूदृश्य की बात करें तो जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं वो पहाड़ों पर जाएंगे घूमने के लिए, जो पहाड़ों पर रहते हैं वो पठारों पर या मरुस्थल में जाएंगे घूमने के लिए। तो इस प्रकार से भूदृश्य जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस स्थान पर रहते हो। आप जहाँ पर रहते हो आपको हमेशा दूसरी जगह जो है वो अच्छी लगेगी। ये हमेशा होता आ रहा है और ये ऐसे ही होता जाएगा। जैसे कहते हैं ना, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा दिखता है, तो सेम उसी तरीके से क्या होता है, आप मरुस्थल में रहते हैं तो आपको मैदान अच्छे लगेंगे, जो मैदानों में रहता है उसको पहाड़ अच्छे लगेंगे, जो पहाड़ों में रहता है उसको मरुस्थल अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से ये रोटेशन जो है वो चलता रहता है। इतिहास एवं कला, तो ये बहुत पर्यटन के आकर्षण केंद्र हैं। अभी अभी हमने चर्चा की है, ऐतिहासिक जितने भी नगर होते हैं, ऐतिहासिक जितने भी स्थल हैं या सांस्कृतिक जितने भी स्थल हैं, तो वहाँ पर क्या है, पर्यटन का आकर्षण जो है बना रहता है, पर्यटन को लुभाने वाले क्षेत्र। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो है, जितनी अच्छी अर्थव्यवस्था है, जितनी अच्छी वहाँ पे रहन सहन है, जितना लाभदायक क्षेत्र है, वो क्या है, उतना ही वहाँ पर लोग जो है जाना पसंद करेंगे। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, अब देखिए, अब भारत में समुद्र पार जाने के लिए बहुत से लोग महासागरों को पार करके 7 समुद्रों पार जाते हैं। कहते हैं ना कि 7 समुद्रों पार गया हुआ है, तो वहाँ जाते हैं तो किस पर्पज़ से जाते हैं, वो या तो ट्रैवल वीजे पर जाते हैं या स्टडी वीजे पर जाते हैं, पढ़ने के लिए, घूमने के लिए या उपचार के लिए। तो इस प्रकार से तो क्या है, भारत में रोगियों का जो रुझान है जो बाहर की ओर है, क्यों है ऐसा? देखिए 2005 में यूएसए से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। देखिए भारत की तरफ आ रहे हैं क्योंकि भारत जो है वो आयुर्वेद को फॉलो करता है। अगर भारत आयुर्वेद को और ज़्यादा प्रमोट करे और ज़्यादा इसको जो है इसका विज्ञापन करे और ज़्यादा बढ़ाए, इस क्षेत्र में अगर ध्यान दे, तो पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो भारत में आने लगेंगे। जैसे नेपाल और भूटान वगैरह में जो लोग हैं वो जाते हैं ना, तो उस तरीके से यूएसए संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्य कर्मों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। हाँ, उसकी जो वहाँ पे जो शल्य कर्म होते हैं उसकी तुलना में ये बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। अब भारत कैसा देश बन चुका है?
पर्यटन चिकित्सा, ध्यान रखिएगा, पर्यटन चिकित्सा। इसका अर्थ क्या हुआ कि लोग इलाज के लिए भारत आते हैं, इलाज के लिए यात्रा करते हैं। पर्यटन का अर्थ क्या था? यात्रा करना, और चिकित्सा यानी कि इलाज करवाने के लिए। तो इसीलिए भारत क्या बन गया है? चिकित्सा पर्यटन बन गया है। महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन में अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, क्योंकि पर्यटन में तो लाभ है ही है। चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त चिकित्सा परीक्षणों और आंकड़े के निर्वचन के बाह्य स्रोतों के प्रति भी झुकाव पाया जाता है। देखिए, बाह्य स्रोतन, अब आगे चल करके हमारे पास ये एक पॉइंट आएगा, बाह्य स्रोतन क्या है? बाहर से लोगों को लुभाने वाला। तो भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वचन और प्राश्रव्य परीक्षणों तक की विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। जो होता है ना, सीधा कहते हैं ना कि दूरबीन से इलाज कर देते हैं, माइक्रोस्कोप से, इस तरीके से, मतलब लेजर से इलाज कर दिया जाता है, तो वो उनकी बात कर रही है। ये विकिरण बिंब जो है ना, ये क्या है? वो लेजर लाइट है, उससे जो है इलाज किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत जो है, भारत और इसके जैसे जो विकासशील देश हैं, वो इस क्षेत्र में जो है बढ़ रहे हैं, और वो अपने आप में चिकित्सा पर्यटन बनते जा रहे हैं। बाह्य स्रोतन में यदि यह गुणवत्ता में सुधार करने अथवा विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, तो बाह्य स्रोतन रोगियों के लिए अत्यधिक लाभ होता है। तो देखिए, बाह्य स्रोतन क्या है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। बाह्य स्रोतन, तो पहले इसको खत्म करिए। चिकित्सा पर्यटन जो है, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया जाता है, तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। अब तक हम जो देख रहे थे ना कि चिकित्सा पर्यटन क्या है, तो चिकित्सा पर्यटन जो है, ये चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की गतिविधियों में अगर शामिल कर लिया जाए कि लोग इलाज करवाने के लिए दूसरे देश जा रहे हैं, तो जो इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का पर्यटन क्षेत्र में हिस्सा ले रहे हैं, पर्यटन में जा रहे हैं, इसीलिए उसको क्या है? चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। चतुर्थ क्रियाकलाप, देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है, इसमें किसको अपन लेंगे? तो देखिए, यह भी सेवा, इसमें भी सेवाएं होंगी, लेकिन ये उच्च स्तरीय सेवाएं होंगी। यहाँ आप निम्न स्तरीय की बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करें कि जो तृतीय सेक्टर होता है हमारे पास में, वहाँ पर एक टीचर की हम बात कर लेते हैं कि जो एक टीचर होता है, टीचर वो क्या कहलाता है? अभी वो तृतीय सेक्टर का एक सेवाकर्मी कहलाता है। और टीचर के ऊपर यदि हम बात करें कि एक प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है, तो वो जो प्रिंसिपल होगा वो क्या कहलाएगा? अभी वो फोर्थ सेक्टर का एक सेवाकर्मी कहलाएगा। प्रिंसिपल से भी ऊपर जो शोध करता है, जो एक ही अपने विषय में शोध कर रहा है, जो रिसर्चर है, ठीक है, जो उससे अधिक नॉलेज रखता है, तो वो क्या हो जाएगा? अभी वो पांचवें सेक्टर का एक सेवाकर्मी कहलाएगा। तो इस प्रकार से अब सेवाकर्मी ही होंगे, आगे क्या होंगे? भी सब सेवाएं देंगे, क्योंकि अब इसमें शारीरिक श्रम नहीं होगा। अभी शारीरिक श्रम इसके अंतर्गत नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक श्रम तो आपने देखा होगा तृतीय सेक्टर में ही बहुत कम हो चुका है। शारीरिक श्रम ना होकर के अब कौन सा होगा? मानसिक श्रम होगा। भी इसमें मानसिक श्रम के पैसे लिए जाएंगे, मानसिक श्रम के लिए भुगतान दिया जाएगा। तो देख लेते हैं, ये सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानोन्मुखी है, ज्ञानोन्मुखी और ज्ञान को बढ़ाता है। इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में विभक्त किया जा सकता है, क्योंकि और ज़्यादा हम अगर ज़्यादा ज्ञानवान के पास में जाएंगे, एक सामान्य डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो तृतीय सेक्टर का सेवाकर्मी कहलाएगा। एक हम थोड़ा स्पेशलिस्ट के पास में जाएंगे, तो वो जो है वो चतुर्थ सेक्टर का सेवाकर्मी कहलाएगा। और उस एक स्पेशलिस्ट से भी ऊपर जो एक शोध करता है, जो एक रिसर्चर है, अगर हम उसके पास जाएंगे, उसकी सलाह लेंगे, तो वो पंचम सेक्टर का सेवाकर्मी कहलाएगा। क्लियर? इस प्रकार से चतुर्थ क्रियाकलापों में से कुछ निम्नलिखित जैसे सूचना का संग्रहण करना, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन भी किया जाता है।
चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है। ध्यान रखिएगा, अनुसंधान यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पर केंद्रित होता है। और विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबद्ध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। यानी उन्नत नमूना सेवाएं, यहाँ पे उन्नत प्रकार की सेवाएं होती है। बस आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि चतुर्थ जो सेक्टर है वो कहाँ पर डिपेंड करता है, अनुसंधान और कुशलता पर डिपेंड करता है। विकास की ओर अग्रसर है, वो विकासवादी लोग जो है उसके अंतर्गत आते हैं। और जो ज्ञानोन्मुखी जो सेवाएं होती हैं वो इसमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। चतुर्थ सेक्टर आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीय सेक्टर के साथ चतुर्थ सेक्टर ने सभी प्राथमिक व द्वितीय से रोजगार को प्रतिस्थापित कर दिया है। अब यानी कि चतुर्थ सेक्टर के आने के बाद जो देश चतुर्थ सेक्टर तक चल जाए ना, बढ़ जाए, भले वहाँ वो 20% ही चतुर्थ सेक्टर में जाए, यानी कि एक हमारे पास में ये जो सेक्टर हैं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, 5 सेक्टर हैं। इसमें भले हमारी 5% जनसंख्या पंचम सेक्टर में रहे, 10% जनसंख्या जो है फोर्थ सेक्टर में रहे, और यहाँ पर अगर किसी देश की 5% जनसंख्या 5वें सेक्टर में है और 10% जनसंख्या चौथे सेक्टर में है ना, तो आप मान के चलिएगा कि लगभग 75% जो जनसंख्या है उस देश की 75% जनसंख्या तृतीय क्रियाकलाप में होगी। और बच गया हमारे पीछे 5%, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 8% यहाँ हो जाएगा, तो लगभग 2% जनसंख्या यहाँ पे हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये उस देश की 100% जनसंख्या है। वो देश, जिस देश के अंदर चतुर्थ सेक्टर में भी लोग काम करने शुरू कर दें, 5वें सेक्टर तक अगर लोग पहुंच जाएं, जिस देश में जनसंख्या 5वें सेक्टर की बहुत ज़्यादा हो, तो समझ लेना कि उस देश के अंदर प्राथमिक सेक्टर बिल्कुल ना के बराबर ही होगा। ओके, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। आधे से अधिक, ठीक है ना, आधे से अधिक। देखो 75 और 10, 85 ये हो गया, और ये हो गया हमारे पास में 90% जो हिस्सा है वो किस सेक्टर में हो गया, सेवा सेक्टर में हो गया है। पारस्परिक कोष, म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड होता है ना, ये इसी के अंतर्गत आता है। प्रबंधकों से लेकर कर परामर्शदाताओं, जो टैक्स के जो एडवाइजर होते हैं, टैक्स एडवाइजर, सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में अति उच्च वृद्धि हुई है। इन सब पर इनकी वृद्धि हुई है, इनकी वजह से। देखो ये जो भी इसको इंस्टॉल करता है, जिसने भी ये म्यूचुअल फंड की शुरुआत की है, म्यूचुअल फंड का प्रबंध किया है, या टैक्स एडवाइजर जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उन सबको बनाने वाले जो लोग हैं ना, वो सारे के सारे कौन से हैं, फोर्थ सेक्टर के लोग हैं। कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालय कक्षाओं, अस्पताल व डॉक्टरों के कार्यालयों, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। तो देखिए, कार्यालय भवनों में जितना भी प्रशासन में होते हैं, प्रारंभिक विद्यालयों में, विश्वविद्यालय की कक्षाओं में, अस्पताल व डॉक्टरों के कार्यालयों में, ठीक है ना, ये जितने भी लोग काम करते हैं ना, इसमें जो उच्च स्तर के जो लोग काम करते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं। वैसे तो आपने देख ही लिया कि विद्यालय में कौन है, अध्यापक, तो अध्यापक तो वैसे ही कौन सी सेक्टर का है, तीसरे सेक्टर के अंतर्गत आता ही आता है। तो उसमें जो प्रिंसिपल है वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ सेक्टर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब, ये जितने भी सेवाकर्मी हैं, तो सेवाकर्मियों में जो उच्च सेवाकर्मी होंगे वो चौथे सेक्टर के होंगे, और उनसे भी जो उच्चतम सेवाकर्मी हैं वो पंचम सेक्टर के अंतर्गत अकाउंट होंगे। कुछ तृतीय क्रियाकलापों की भांति चतुर्थ क्रियाकलाप को भी बाह्य स्त्रोतन के माध्यम से किया जा सकता है। बाह्य स्त्रोतन के माध्यम से किया जा सकता है। ये सेवाएं संसाधन से बंधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित तथा अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं है। इनमें कोई बाजार की आवश्यकता नहीं होती भी, ध्यान रखिएगा। चतुर्थ सेक्टर में किसी बाजार की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पे बैठ करके एक एप्लीकेशन बना दो, उस एप्लीकेशन को सभी लोग यूज़ करना शुरू कर देंगे, आपके पास पैसा आने लग जाएगा, आपने उनको कुछ भी नहीं दिया है। आई बात समझे? तो ये है आपका चतुर्थ सेक्टर। पंचम सेक्टर में क्या कहता है, उच्चतम स्तर, ध्यान रखिएगा, उच्च स्तर की सेवाएं। सेवाएं किस में आती हैं, सेवाएं तृतीय सेक्टर में आती हैं।
उच्च स्तर की सेवाएं किस में आती हैं? उच्च स्तर की 4 सेक्टर में आती हैं। और उच्चतम स्तर की जो सेवाएं हैं वो किस में आती हैं? पंचम सेक्टर में आती हैं। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नियतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। जितने भी उच्चतम स्तर के जो लोग हैं, जो डिसीजन लेते हैं ना, जो निर्णय लेते हैं, जो नियम बनाने वाले जो लोग हैं, वो कौन है? वो पंचम स्तर का जो कार्यभार है वो देखते हैं। इनमें और ज्ञान आधारित उद्योगों जो सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती है में सूक्ष्म अंतर होता है। अंतर बहुत ही कम होता है, परंतु एक डॉक्टर है जिसने इलाज किया, नॉर्मल इलाज किया, वो तीसरे सेक्टर का है। एक स्पेशलिस्ट है, हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसने हार्ट की सर्जरी की, आया आधे घंटे के लिए आया, लाखों रुपए उसने चार्ज किए। और एक उससे भी बड़ा जिसने सिर्फ ये कहा कि सिर्फ इसको काट कर यहाँ लगा दो, उसने ना तो हाथ से कोई काम किया, उसने ये कहा कि इसको काट कर यहाँ लगा दो, इसको टांका इस तरीके से मार दो, बस दैट्स ऑल। उसने इतना कहने से पैसे ले लिए, तो वो क्या है? वो पंचम सेक्टर का कर्मी कहलाएगा। और चतुर्थ और पंचम में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। प्राय इनको स्वर्ण कॉलर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि प्राथमिक सेक्टर वालों को लाल कॉलर कहते हैं, और द्वितीय सेक्टर वालों को नीला ब्लू कॉलर कहते हैं, तृतीय सेक्टर वालों को गुलाबी या फिर पीला कहते हैं, और चतुर्थ सेक्टर वालों को सफ़ेद कपड़े वाले, और ये स्वर्ण कपड़े वाले। आप मान के चलो कि इनको तो दाग भी नहीं लगेगा, इनको कहीं जाना भी नहीं है, अपने घर पे बैठे बैठे काम करना है। कहे जाने व्यावसायिक तृतीय सेक्टर का एक और उपविभाग है जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिक, वित्त एवं विधि परामर्शदाता इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तृतीय सेक्टर का ही एक उप विभाग है। तृतीय सेक्टर में से पहले एक निकला चतुर्थ में से भी कुछ गिने चुने लोगों को हमने निकाला, वो पंचम सेक्टर के हो गए। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। संख्या से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका जो है महत्व होता है। ओके, अब देख लीजिए बाह्य शत्रुत्वन क्या था। बाह्य शत्रुत्वन के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टा रिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। कॉल सेंटर, बस उनको क्या करना है? सिर्फ कॉल पर ही जानकारी शेयर करनी है। जो कॉल से जानकारी शेयर करते हैं, आपको जो दिन भर कंपनी से जो कॉल आती है, जो कॉल सेंटर है, ये जो है ये बाह्य शत्रुत्वन के उदाहरण हैं। अब कुछ लोग कॉल करते हैं आप अपना प्रचार करने के लिए, कुछ लोग को कॉल किया जाता है कि भी हमारे घर पर कोई औजार जो है वो ख़राब हो गया, उसको सही करना है, कैसे सही कर सकते हैं, या हमारा मोबाइल नहीं चल रहा है, या कोई और हमारी एलसीडी नहीं चल रही है, उसको ठीक करना है। तो वो जो है कुछ हमें सॉफ्टवेयर की जो बातें बताएंगे, कुछ हमें सॉफ्टवेयर की नॉलेज देंगे, कुछ हमें व्यापार बिजनेस की नॉलेज देंगे कि आप व्यापार कैसे कर सकते हैं। कि आप कहो कि मुझे व्यापार करना सीखना है, कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना आपको सिखाएंगे। तो जो इन्वेस्ट करना सिखाएंगे वो बिजनेस व्यवसाय प्रक्रमण बाह्य शत्रुत्वन कहलाएंगे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और जो ज्ञान देंगे आपको, जो ज्ञान बताएंगे, जो आपके साथ ज्ञान शेयर करेंगे, जो आपको पढ़ाएंगे, मोबाइल पर पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ठीक है, जो नॉलेज की जो बात देगा, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक होती है केपीओ और एक होता है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, होम शेयरिंग, इसे क्या कहते हैं? होम शेयरिंग कहा जाता है। तो ये बाह्य शत्रुत्वन का एक विकल्प है, बाह्य शत्रुत्वन का एक जो है भाग है, ध्यान रखिएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि बाह्य शत्रुत्वन क्या है। कॉल सेंटर जो है वो बाह्य शत्रुत्वन में आता है। इससे इन देशों में नए काम उत्पन्न हुए हैं। बाह्य शत्रुत्वन से क्या होता है? नए नए काम उत्पन्न होते हैं। बाह्य शत्रुत्वन उन देशों में आ रहा है जहां सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है। अब जैसे मान लो कि अपने देश में बहुत सारी जनसंख्या है,
अब कॉल पर आपसे क्या किया गया, अभी आपने कॉल किया और कॉल पर आपसे ऑर्डर ले लिया गया, ऑर्डर ले लिया गया और उस ऑर्डर के बाद में एक मजदूर को भले आपके घर पर भेज दिया गया वो पार्सल डिलीवर करने के लिए। यानी कि यहाँ पर श्रम जो है, श्रम बहुत ही सस्ता और कुशल श्रम अगर हमें मिल रहा है, जिसको बाइक चलानी आती है वो जोमेटो का जो है बैग उठाएगा और जा कर के उसको डिलीवर करके आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये बाह्य स्त्रोतन के अंतर्गत आती है। जिसको आप कॉल कर रहे हैं, जिससे आप ऑर्डर ले रहे हैं, ऑर्डर मंगवा रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, वो सब क्या है, बाह्य स्त्रोतन में आता है। ये उत्प्रवास वाले देश भी हैं। ये देश कैसे हैं, उत्प्रवास वाले। एक आप्रवास होता है, एक उत्तर प्रवास होता है। आप्रवास जिन देशों में लोग आते हैं उसे आप्रवास कहते हैं, और जिन देशों से लोग जाते हैं उन्हें उत्प्रवास कहते हैं। अब अपने यहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है, रोजगार की कमी होने की वजह से जो युवा वर्ग है वो अपने यहाँ देश को छोड़कर के दूसरे देश में जा रहा है, वहाँ पर काम ढूंढने के लिए जा रहा है। तो इसमें अपना जो देश है ना, भारत जो है वो उत्प्रवास वाला देश कहलाएगा। और जिस देश में वो जा रहे हैं, जैसे कनाडा में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, यूएसए में जा रहे हैं, नॉर्वे में, न्यूजीलैंड में जा रहे हैं, तो वे देश कौन से कहलाएंगे, वे देश आप्रवास वाले देश कहलाएंगे, आप्रवास वाले देश। तो बाह्य स्त्रोतन किन देशों में है, जहाँ उत्प्रवास होता है, यानी भारत जैसे देश है, भारत, चीन, इन सब जो देश हैं ये वाले होते हैं। बाह्य स्त्रोतन के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों में प्रवास कम हो सकता है। अब बाह्य स्त्रोतन के द्वारा जैसे जैसे इनको काम मिलेगा, अब इन्होंने कॉल तो ले लिया, ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन ऑर्डर के बाद में अब भेजें किसको? अगर इन देशों के अंदर लोग जनसंख्या नहीं है तो फिर ये किसी को भेज ही नहीं पाएंगे। तो ये ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में ही ये बाह्य स्त्रोतन जो है वो काम करता है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी है? चीन की, दूसरा भारत है। इस प्रकार से अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, तो उन देशों में ये चलता है। जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है तो सस्ता और कुशल श्रम हमें मिल जाएगा, और वहाँ पर वे देश कैसे होंगे? उत्प्रवास वाले होंगे। लेकिन जैसे जैसे उनको रोजगार मिलेगा उत्प्रवास जो है वो बंद हो जाएगा। अगर ये जोमेटो, ये सब, अमेजन, ये सब अपने भारत के अंदर जितने भी डॉक ऑर्डर हैं, अगर ये ना होते, डॉक ऑर्डर ना सिस्टम शुरू हुआ होता, तो अपने देश से बहुत से युवा जो है वो बाहर स्थानांतरण कर जाते, प्रवास कर जाते। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? प्रवास कम हो सकता है, इससे रोजगार मिल रहा है। बाह्य स्त्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश कर रहे युवकों का प्रतिरोध झेल रहे हैं। जो बाह्य स्त्रोतन वाले देश हैं वो इनका प्रतिरोध झेल रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ पर बाह्य स्त्रोतन जो है बहुत अधिक काम की चीज़ है। बाह्य स्त्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ है। भी तुलनात्मक लाभ, अब एक तरफ से लाभ, अगर हम वहाँ जाएँ, बाहर देश में जाएँ, वहाँ जाकर रहें, रह करके वहाँ खाना बनाएं, कमाई करें, तो उसमें उतना नहीं बच रहा जितना हम अपने घर पर रह करके और ये बाह्य स्त्रोतन में काम करके हम बचा रहे हैं। तो तुलनात्मक लाभ इसमें मिल रहा है। तो आपने देख लिया दो प्रकार का आपके पास में, ये हमारे पास में बाह्य स्त्रोतन का बड़ा सेक्टर है। एक जो है नॉलेज प्रोसेस है आउटसोर्सिंग, और दूसरा है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, ठीक है, जिसको एक को केपीओ और एक को बीपीओ कहते हैं। यह सूचना प्रेरित ज्ञान की बाह्य स्रोत है। ये सूचना दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? सूचना दे रहे हैं, ठीक है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्त्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। जो ज्ञान प्रकरण है ना वो वाला, यानी कि ये केपीओ। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्त्रोतन के उदाहरणों में अनुसंधान और विकास क्रियाएं, जैसे ई लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय, बैंकिंग सेक्टर आते हैं। आपको बैंक से बताया जाता है कि ये वाला लोन ले लीजिए, ये ले लीजिए, इस प्रकार से ये कीजिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, इस प्रकार से ये कीजिए तो ये ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सब क्या है? ये ज्ञान बांटा जा रहा है आपको, ये नॉलेज बांटी जा रही है, तो ये केपीओ के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? आप इस प्रकार का बिजनेस कीजिए, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और आप ये बिजनेस इस तरीके से कर सकते हैं, ये स्टार्टअप इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो आपको दिया जा रहा है ये क्या है? व्यावसायिक प्रकरण है, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है। जैसे अपने विवेक बिंद्रा जो मोटिवेटर स्पीकर हैं, वो क्या करते हैं? वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो वो उन्होंने भी एक कोर्स जो है वो लॉन्च किया है बड़ा बिजनेस के नाम से, ठीक है। तो वो भी क्या करते हैं? वो बीपीओ का काम कर रहे हैं, वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों?
इस प्रकार से। तो ये हमने इस प्रकार से इस पूरे सिस्टम को हमने देखा। आउटसोर्सिंग के बारे में हमने देख लिया कि ये कहाँ कहाँ से किन किन देशों के अंदर ये सफल है आउटसोर्सिंग वाला सिस्टम। तो आप देख रहे हैं जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है वहाँ पर ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जनसंख्या अधिक होने की वजह से वहाँ पे सस्ता श्रम, कुशल श्रम हमें मिल पा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो आई होप कि आपने अब तक क्लासों को देखा होगा, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नोट्स बनाते रहिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।